तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। इसके अगले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर 2x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, वो पढ़वा। चलिए आज सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट वन शॉट में ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम नोट्स भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन नोट्स मैंने आपके लिए रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक गूगल क्लासरूम का लिंक बना दूँ, उसमें सारा नोट्स अपलोड कर दूँ आपको। वो जो कोड है क्लासरूम का वो दे दूँ। ठीक है, तो आप उस बात को लेकर चिंता मत कीजिए। आप सैम्पलिंग में ध्यान दीजिए। सर सैम्पलिंग तो बहुत ही मतलब बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होगा, कुछ भी नहीं है। समझो। ऐसा होता है ना कि अ, आपके पास शायद 4 दोस्त हैं। शोमैन है, माहिती है, औरोनी है और स्नेहा है। और आपको किसी एक से झाड़ू पोछा लगवाना है। घर में झाड़ू पोछा लगवाना है। तो आप क्या करोगे? चारों को देकर झाड़ू पोछा लगवाओगे क्या? छोटा घर है आपका, चारों को देकर झाड़ू पोछा लगाने में क्या हो जाएगा? बहुत रैंडमनेस आ जाएगा। शायद शोमैन कुछ और करेगा और उसका लड़ाई हो गया तो और भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इसलिए हमें ये जो पॉपुलेशन है, मतलब टोटल आपका जो फ्रेंड सर्कल है, शोमैन, माइती, स्नेहा, और ये है आपका फ्रेंड सर्कल, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। टोटल पीपल इन एन रिसर्च टॉपिक। मतलब अगर आपको स्टूडेंट की तरफ से रिसर्च करना है तो आप पूरा स्टूडेंट का जो समाज है वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन आपने चूज़ किया माइती को आपने झाड़ू पोछा लगवाने के लिए चूज़ किया। ये जो चॉइस का प्रोसेस होता है, इसी हम कहते हैं सैम्पलिंग। सर इतना ही मतलब आसान कॉन्सेप्ट है? हाँ, आसान कॉन्सेप्ट है। व्हाट वी आर सेइंग, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पल सबसेट, इसको हम कहेंगे सबसेट। अपने पढ़ा है ना, सेट एक यूनिवर्सल सेट होता है। हाँ, एक सेट होता है और उस सेट में से हम जो छोटा थोड़ा सा पार्ट चूज कर लेते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल सबसेट फ्रॉम ए पॉपुलेशन, यानी कि सेट। अब आप समझो, ये जो पॉपुलेशन है, सैंपल इसका ही पार्ट है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट है सैंपल। हम क्या कर रहे हैं? सैंपल को चॉइस कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग का थ्योरी हमें क्यों चाहिए? मतलब ये तो पता होना चाहिए ना कि वाई वी नीड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा भाई? अब इसका तो बहुत ज़रूरत है। आप समझ सकते हो क्या ज़रूरत है? कि पहले तो इट नॉट पॉसिबल टू गैदर डेटा फ्रॉम। अब आप एक कॉलेज में आपका अब एक मतलब रिसर्च कर रहे हो कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब आप हर डिपार्टमेंट में शायद 1000 स्टूडेंट है, तो हर डिपार्टमेंट का 1000 स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करोगे क्या? नहीं करोगे ना। सो क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करना आसान नहीं होता है। तो क्या करते हो आप कि हम ऐसा कर लेते हैं कि सी एस सी डिपार्टमेंट से 10 लोगों को चूज़ कर लिया। वो रैंडम हो सकता है, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, हम आएंगे। दूसरा क्या है, ये मोर इकोनॉमिकल है। मोर इकोनॉमिकल एंड टाइम इज़ द फैक्टर। अगर आप 1000 लोग को इंटरव्यू करने बैठोगे तो आपके तो एक टाइम भी है ना। मतलब आप क्या सारा टाइम एक रिसर्च में ही लगा दोगे क्या? और आपका पैसा भी तो बहुत जाएगा। मतलब जो आप गेस्ट बुलाओगे उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा पैसा खर्च खर्च करने वाली बात हो जाएगा। तो आपको मोर इकोनॉमिकल होना है। कैसे इकोनॉमिकल होना है? सैम्पलिंग की थ्योरी मेथड से। और क्या होता है कि हाँ, मोर कॉन्साइज हो जाता है। मोर कॉन्साइज। सो आप क्या बात हो कि एक पूरा पॉपुलेशन का आप एक मतलब थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन आप आ जाता हो कि पूरा पॉपुलेशन कैसा है, वो हम सैंपल से पता कर सकते हैं। मतलब वो बोलता है ना कि आप कैसे होगे, वो किससे डिसाइड होगा कि आपका जो मतलब आपसे जो लोग जुड़ा हुआ होगा, वो 5 लोगों का कॉम्बिनेशन ही आप होगे। मतलब आपके मम्मी पापा दादा, कुछ भी जैसा आप होगे। तो ये कौन साइज होता है। ठीक है, अब हम समझ गए कि क्यों सैम्पलिंग चाहिए। ठीक है। अब सैम्पलिंग दो तरफ की होता है। मतलब एक प्रोबेबिलिस्टिक होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि रैंडमाइजेशन। हाँ, रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं। मतलब हमें कोई सा भी कोई फैक्टर नहीं दिया है, रैंडमली चूज़ कर रहे हैं। जैसे कॉलेज में कंपनी आया
वो कंपनी बोला कि हम रैंडमली चूज़ करेंगे, आप सब लाइन में खड़ा हो जाओ, आपके सीजीपीए मैटर नहीं करेगा, रैंडमली हम टेक्निकल इंटरव्यूज़ करेंगे। सो एवरीवन कैन गेट ए फेयर चांस ना, कि पहले दिन तो मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, दूसरे दिन कोई और भी सिलेक्ट हो सकता है, शायद जिसका सीजीपीए 4 है वो भी सिलेक्ट हो सकता है। तो रैंडमाइजेशन है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग ठीक इसका उल्टा, नॉट रैंडम, रिलाई ऑन रिसर्चर पर्पस। अब रिसर्चर का पर्पस क्या है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब रिसर्चर रिसर्च कर ही रहा है लड़की के ऊपर, मतलब वो ऐसा रिसर्च कर रहा है कि लड़की के बालों में क्या होता है, मतलब वह ठीक है कौन सा प्रोटीन होता है लड़की के बालों में, तो उसका लिमिटेशन क्या है, लड़की है तो उसको तो लड़की को ही चूज़ करना पड़ेगा, या कोई लड़के को चूज़ कर लिया जो लड़की बन के घूमता है, ऐसा तो नहीं चूज़ कर सकता है ना। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। तो प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है कि रैंडमाइजेशन, और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब नॉट रैंडम। अब प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग कितने तरीके का होता है हम जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे आप, मतलब ज़्यादा वो टेंशन मत लीजिए। प्रोबेबिलिस्टिक होता है सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमेटिक। समझ गए कैसा? सिंपल रैंडम, अभी कॉपी पेन लेकर लिख लो, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमेटिक। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होता है जजमेंटल, कॉन्वीनियंस और कोटा। सर ये क्या क्या है, हमें तो कुछ नहीं समझ आया। सो पहले प्रोबेबिलिस्टिक से चलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होता है सिंपल रैंडम? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यस यस। से कैसे हम करेंगे? ठीक है करेंगे ना, मतलब ज़्यादा मतलब ठीक है। अब समझो ये है आपका, मतलब ठीक है ये है आपका पॉपुलेशन अपने, ये है आपका पॉपुलेशन। अब आपको सैम्पलिंग करना है, कैसे सैम्पलिंग करोगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली रैंडमाइजेशन करते हैं। मुझे आज ये अच्छा लगा तो मैंने इसको चूज़ कर लिया और इसको चूज़ कर लिया। ठीक है, रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसका मतलब है कि सिंपल रैंडम, और इसको चूज़ कर लिया। तो सर क्या हुआ? तो यही हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सर ये हो गया, हाँ ये हो गया। तो सर बहुत हम समझ गए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, कि रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं एक पॉपुलेशन से सैम्पल को। ठीक है सर, हम तो समझ गए, वो तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? अब समझो स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर में आप थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हम सिस्टमेटिक जान लेते हैं। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टमेटिक मतलब क्या है, कि एक सिस्टम में हम चलेंगे। हम ये चूज़ कर लिया कि एक के बाद एक हम चूज़ करेंगे। मतलब क्या है एक के बाद एक का मतलब क्या है, वही सिंपलिंग है, मतलब फ्री हैंड कर लेता हूँ। ठीक है, हमने ये चूज़ किया, उसके बाद एक को रहने दिया, ये चूज़ किया, उसके बाद फिर से एक को रहने दिया, ये चूज़ किया। तो इसको क्या क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे सिस्टमेटिक। सिंपल रैंडम सर समझ में आ गया, सिस्टमेटिक समझ में आ गया। अब स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर का मतलब क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बहुत प्यारी तरीके से समझेंगे और आपको समझाएंगे भी, तो ज़्यादा आप दिक्कत मत लो। ठीक है, ठीक है सर। सर हम दिक्कत नहीं लेते बस, ठीक। मैं आपका समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। पता पता चल गया आप कितना बढ़िया तरीके से समझाते हैं। ठीक है, चलो। अब स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर का मतलब जानते हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, कि आप समझ लो ना कि एक आपको स्ट्रैटम में डिवाइड करना है। स्ट्रैटम में डिवाइड करने का मतलब क्या है, कि आपने शायद ये कर लिया कि आपने हाइट के बेसिस में सबको खड़ा कर दिया। मतलब क्या कैसे, जैसे स्कूल प्रेयर में होता था ना कि हाइट के बेसिस में खड़ा कर दिया। ये पहला जो खड़ा हुआ इंसान है, इंसान लोगो है, मतलब ये जो चार एक्टर है, इसका है हाइट है 4.6। ठीक है, इन लोगों का हाइट है 5.7, 5.7। ठीक है सर, और इसका हाइट है बेचारा, ये 7 हाइट है इसका, खाली खाली का दिग्गज है, खाली है। तो अब क्या करोगे बेटा, समझ लो एक बार, कि हर एक, तो ये जो आपने डिवाइड कर लिया ना, इसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं स्ट्रैटम। सर क्या कहते हैं इसको? सर इसको स्ट्रैटम कहते हैं। स्ट्रैटम मतलब हर एक ग्रुप, हर एक जो भी हमारा पॉपुलेशन था उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया, और इस ग्रुप को ही हम कहेंगे स्ट्रैटम। मतलब ये एक स्ट्रैटम है, ये एक स्ट्रैटम है, और ये एक स्ट्रैटम है। अब हर स्ट्रैटम में से आपको एक इंसान, दो इंसान चूज़ करना है। मतलब 4.6 का जो हमने स्ट्रैटम बनाया, उसमें हम एक को सिलेक्ट कर लिया या दो को सिलेक्ट कर लिया। समझ चुके हो आप? हाँ सर। 5.7 में से एक को चूज़ कर लिया। हाँ सर समझ चुका।
सर इतना आसान, हाँ इतना आसान। तो हर एक पॉपुलेशन को हमने स्ट्रैटम में डिवाइड कर दिया सर, ठीक है। अब क्लस्टर प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग क्या है सर? क्लस्टर प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग ऐसा है कि आपको हर एक पॉपुलेशन को बांटना है, लेकिन पूरा एक क्लस्टर को लेना है। इसमें क्या हो रहा था स्ट्रैटिफाइड में कि हर एक स्ट्रैटम में से हमें चूज़ करना पड़ता था। हमने पॉपुलेशन को स्ट्रैटम में डिवाइड किया और हर एक पॉपुलेशन को चूज़ करना पड़ता है। अगर हमने क्लस्टर में डिवाइड किया होता, अगर हम इसे क्लस्टर कहते, 4.6 ये क्लस्टर है, इस पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर लिया। अब इसको स्ट्रैटम नहीं कहेंगे, इसको क्लस्टर कहेंगे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, 4.6 अगर आप क्लस्टर बना चुके हो, 5.7 एक क्लस्टर है, 7 एक क्लस्टर है, तो आपको एक होल क्लस्टर लेना पड़ेगा, होल क्लस्टर चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको 4.6 लेना है तो 4.6 के अंदर जो भी मेंबर्स है सबको लेना है, मतलब क्लस्टर में लेना है। शायद इन लोगों को नहीं लेना है, आप समझ चुके हो। अगर 5.7 आपने चूज़ किया तो ये 5.7 क्लस्टर का जो भी मेंबर्स है सबको लेना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रैटिफाइड में क्या होता था सर, स्ट्रैटिफाइड में हर एक स्ट्रैटम में से हम एक को चूज़ कर लेते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है सर, हम समझ गए। सर अब नॉन प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब समझाइए। मतलब ये क्या है, ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, रैंडम नहीं है, रिसर्चर की पर्पस में डिसाइड करते हैं, हम रैंडमली कुछ नहीं करें। सर कैसे होगा कि जजमेंटल में सर हम क्या करते हैं कि हम जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे कि क्या क्या होता है कि हमने देखा है जब भी किसी फेस्ट में, कॉलेज फेस्ट में किसी को अगर वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसे, कि वो क्या बोलते हैं, मतलब संचालना करना पड़े, मतलब क्या है कि एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़े। होता है ना कॉलेज फेस्ट में एक लोग होता है जो माइक में सब कुछ बोलता है, अभी ये सिंगर आएगा, अभी ये आएगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। सो वो क्या होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जिसको इंग्लिश अच्छा आता है उसको ही चूज़ किया जा सकता है। सो ये वो जजमेंटल का एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल है। मतलब जिसको अच्छी इंग्लिश आता है या जो अच्छा स्टूडेंट है, मैं उससे ही उसको ही सिर्फ पढ़ाऊँगा, ये जजमेंटल हो जाता है। सर कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस का मतलब है ईज़ी। कन्वीनियंस मतलब क्या है? ईज़ी। ऐसा कर सकते हो, मतलब ईज़ी टू रीच आउट। कैसा? मतलब आप एक रिसर्च करना चाहते हो, अब आप जिसको आपको पहचानना या जिसकी तरफ जाना आपको आसान लगता है उसको आप चूज़ करोगे। आप आपके फ्रेंड को चूज़ कर लिया सैम्पल की बदौलत, आपके पास बहुत पॉपुलेशन था लेकिन आपने आपका फ्रेंड को चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? बिकॉज दे आर ईजी टू रीच, उसको आसानी होगा आपको इंटरव्यू लेने में, फ़ोन में बात करने के लिए। यही होता है कॉन्वीनियंस। और कोटा का मतलब क्या है सर? कोटा का मतलब है हमने गर्ल्स बॉयज़ या कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, गर्ल्स बॉयज़ में एक पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। मतलब ऐसा समझो आप, कोटा का मतलब क्या है, अभी समझ जाओगे। ज़्यादा मतलब कोई बड़ा तो कंसेप्ट नहीं है, अभी समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है सर, अभी समझ जाओगे। ठीक है सर, क्या किया हमने सर, अब समझो, हमने पूरा पॉपुलेशन को गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड कर दिया, गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड कर लिया। हाँ सर, कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब समझो सर क्या है, हाँ, ठीक, ठीक। अब समझो सर, ठीक। अब समझो सर क्या है कि ये जो भी पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये है गर्ल्स का ग्रुप। ये क्या है? ये गर्ल्स का ग्रुप। और ये जो पूरा एक ग्रुप है, ये क्या है? बॉयज़ का ग्रुप। और आपको चाहिए गर्ल्स, क्योंकि तुम लड़की बाज हो, तुम्हें गर्ल्स चाहिए। तो तुम क्या करोगे? गर्ल्स का जो ये पूरा मेंबर्स है इसको चूज़ कर लोगे। सर यही होता है कोटा। मतलब कोटा होता है ना कि एक SC ST में डिवाइड कर लिया, उसके बाद सारे SC को चूज़ कर लिया, वो बात। तो सर हमने ये पढ़ा था कि क्लस्टर में भी तो सेम ही हो रहा था, कि क्लस्टर में हम कर रहे थे 4.6, 5.7 और 7, और उसके बाद हम एक पूरा क्लस्टर को चूज़ कर रहे थे। लेकिन क्लस्टर में क्या है, क्लस्टर रैंडमाइज है। मतलब हम 4.7, 5.6 और 7 में डिवाइड कर रहे थे हाइट के बेसिस पर। उसके बाद हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं, रैंडमली डिसाइड करते थे। कभी हम 5.6 भी चूज़ कर सकते हैं, कभी 4.6 भी चूज़ कर सकते हैं, कभी 7 भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके रिक्वायरमेंट गर्ल्स है तो आप गर्ल को चूज़ करोगे, गर्ल का एक कोटा चूज़ करोगे, या बॉयज़ का एक क्लस्टर चूज़ करोगे आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस में। ये रैंडम नहीं है बेटा। सर समझ गए सर, सारा कुछ समझ गए। तो सर आप नोट्स थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, नोट्स ज़्यादा पढ़ाने में बात नहीं है, ये वही बात लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांटेजेस में चले जाते हैं कि सैम्पलिंग का एडवांटेजेस क्या है।
कुछ भी नहीं है। सैम्पलिंग के एडवांटेजेस है लेस्ट कॉस्टली देन सेंसस। लेस्ट कॉस्टली देन सेंसस का मतलब क्या है बेटा, अब समझो। सर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है सेंसस मतलब होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन को हमें नहीं डेटा कलेक्शन करना पड़ रहा है होल पॉपुलेशन से। सो हम क्या करते हैं, लेस्ट कॉस्टली है, इकोनॉमिकल है। पहले ही मैंने बोला था क्विकर रिजल्ट, आप ज़्यादा आसानी से रिजल्ट भी तो पा सकते हो ना, क्विकर रिजल्ट। बिकॉज आपको ज़्यादा इंसान को इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इंसान से डेटा कलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। सो ये क्विकर रिजल्ट है। मैनेजेबल डेटा, अब अगर पूरा पॉपुलेशन से आप डेटा कलेक्ट करोगे तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा जिसको मैनेज आप नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज क्या है, सैम्पलिंग का थोड़ा सा एरर भी आ सकता है, मे नॉट बी फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा ऐसा भी हो सकता है, मतलब बायस भी तो हो सकते हैं। बायस इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। क्या होता है कि शायद आपने सी एस से 10 लोगों को चूज़ किया, आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, और आपने सी एस सी का 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को ही चूज़ किया, और वो सारा बायस है। मतलब वो उसको कोई टीचर आइसक्रीम खिला दिया तो वो तो उसका वही टीचर का नाम लेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बायस हो सकता है, तो फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो मैंने लिखा था, कहा गया पता नहीं। ठीक है, ठीक है सर, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम समझ गए। अब क्या ही समझाओगे आप? ठीक है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थोड़ा सा इधर से पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने एक और नोट्स, ठीक है, ठीक, और मैंने एक और नोट्स इधर दिया हुआ है, इससे भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि क्या है। ये भी बहुत बहुत आसानी से, बहुत ही मतलब एक ठीक तरीके से आपको समझाया गया है कि ये सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस यूज इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच इज प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन। एक लार्जर पॉपुलेशन से आप क्या कर रहे हो, प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। मतलब अगर इतना पॉपुलेशन है तो आप 4-5 लोगों को ही ले रहे हो, ठीक है। सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पल और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। हमने बोला था प्रोबेबिलिटी क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक यूजेस रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन होता है, ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, एवरी वन गेट ए इक्वल चांस ऑफ सिलेक्टिंग। हाँ, मैं भी चूज़ हो सकता हूँ, सब भी चूज़ हो सकता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है कि हम स्ट्रैटम में डिवाइड कर लिया, उसके बाद हर एक स्ट्रैटम में से हम चूज़ करना है। क्लस्टर का मतलब क्या है, समझ सकते हो आप, मतलब कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग क्या है आप समझ लो, मतलब कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। सर इतना ही है, हाँ इतना ही है। एक और क्वेश्चन भी आता है कि, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन भी आता है, हम करेंगे ज़रूर, और इसका मतलब इसका नाम है, मतलब इसका नाम है कि सैम्पल सैम्पल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। अब ये भी आता है, सैम्पल क्राइटेरिया भी आता है। और थोड़ा सा हम चैट जीपीटी में ये सर्च कर लेंगे, हमें शायद नोट्स मिल जाए सैम्पल क्राइटेरिया का। सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट समरी हमारे पास है, ठीक है, ठीक। अब एक और तरीके से आप देख लो, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग, हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, मतलब सैम्पल शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप एक पॉपुलेशन से एक सैम्पल को चूज़ कर रहे हैं तो उस पूरा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को सैम्पल को क्या है, सैम्पल को वो डिराइव करना पड़ेगा। अगर एक सैम्पल हमने चूज़ किया है तो फुल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपका कोई सैम्पल लार्ज इनफ भी हो सकता है, लार्ज इनफ हो सकता है। अब अगर आप बहुत छोटा सा सैम्पल ले लिया तो वो भी तो अच्छा नहीं है। तो टू स्मॉल ए सैम्पल इंक्रीजेज रिस्क ऑफ बायस एंड एरर। टू स्मॉल भी नहीं होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए, ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, इनफ लार्ज होना चाहिए। रैंडमनेस क्या होता है, पॉपुलेशन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कुछ भी नहीं है, डिफाइंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिफाइन करो। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हाँ, सैम्पलिंग इज इकोनॉमिकल देन सर्विंग द पॉपुलेशन, सेव्स टाइम्स मनी एंड एफर्ट, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब ये तो बहुत, मतलब ये सैम्पलिंग एरर हो सकता है। सैम्पलिंग एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल रिजल्ट और एक्चुअल पॉपुलेशन रिजल्ट। सैम्पल अगर हम 100 लोगों को इंटरव्यू करते हैं तब हमें जो डेटा कलेक्ट होता है, अगर हम 10 लोगों को जो करेंगे वो तो डेटा सेम नहीं होगा ना, डेटा सेम नहीं होगा, मतलब टेंस टू सेम हो सकता है, मतलब सेम की तरफ हो सकता है, करेक्टनेस की तरफ हो सकता है, करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एडिक्वेट साइज होना चाहिए, रैंडमनेस होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एवरी सैम्पल यूनिट शुड बी सिलेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द
अदर्स। ठीक है सर, आज इतना ही रहने देते, और मैं इन पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में कुछ भी नहीं आया तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि क्या है कि हमें ये तो समझ में नहीं आया, कोई सा भी पार्ट।